पहले हम समझते हैं कि मैडनेस क्या है। हम जिस समाज में रहते हैं, क्या वो मैड है? पाउलो कोएल्हो जो इतना अच्छे फेमस राइटर हैं, उन्होंने अल्केमिस्ट जैसे नॉवेल लिखे एंड मैनी नॉवेल लिखे, अवार्ड मिले। जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स उनको पागल खाने में डाला है कि ये मेरा बच्चा पागल है। गुलजार ने अपने बारे में बताया कि उनके फादर बिजनेसमैन थे, 7-8 भाई थे पाकिस्तान में। तो ये कविता लिखते थे तो वो कहते थे कि मुझे सारे बच्चों की चिंता नहीं है, बस ये गुलजार की चिंता है कि ये रोटी कैसे कमा पाएगा, ये तो पागल है। समाज का एक हिस्सा अगर दूसरे को ना समझ पाए तो इसका मतलब वो उसको पागल मानता है। और एक कॉन्सेप्ट तो पागलपन का ये है कि पागल खाली वो नहीं है जो पागल खाने में भेजे जाते हैं। सरकम इंसांसेस और जो कॉन्शियसनेस है उसके बेस पे भी दो तरह की जो लोग हैं उनको पागल डिक्लेयर किया जा सकता है। एक और छोटी सी कहानी है, शायद कहानी होगी, मुझे नहीं पता असली घटना है कि कहानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में जब डिवाइड शुरू हुआ तो लाइन बनी, तो उनके दोनों देशों के बीच में एक पागल खाना था। तो उन्होंने कहा कि तो पागल खाना है, चलो हमें भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जब हम बॉर्डर बना रहे हैं तो इस पागल खाने से पूछ लेते हैं वो किस तरफ रहना चाहते हैं। तो पागल खाने में गए, उन्होंने पागलों से पूछा कि आप किस तरफ रहना चाहते हो। उन्होंने कहा हम तो यहीं रहना चाहते हैं। उसने कहा यह रहोगे तो आप यहीं, खाली बस आप ये बता दोगे कि आप भारत में रहोगे कि पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हम तो यहीं रहना चाहते हैं। तो उन पागलों के लिए वो पागल थे जो कह रहे थे कि आप रहोगे तो यहीं, लेकिन फिर भी आप को डिसाइड करना है और आप बदल जाओगे। तो पागल मतलब मन का एक ये भी मतलब होता है। एक और इसी तरह मैंने कहानी सुनी कि एक बहुत कंजूस आदमी था। उसने जिंदगी भर दरिद्रता में जिया और उसने सारे पैसे जोड़ के सोने की एक ईंट बना ली और उसको जमीन में छुपा दिया, कहीं गाड़ दिया। और हर थोड़े दिनों बाद जाके उसको देखता था और बड़ा खुश होता था, फिर दोबारा गाड़ देता था। एक बार वो गया तो किसी चोर की नज़र पड़ गई, उसने वो ज़मीन से निकाल ली। जब वो नेक्स्ट डे गया तो वहाँ नहीं मिली। बहुत दहाड़े मार मार के रोने लगा। लोगों ने पूछा, अभी क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा पूरी संपत्ति चली गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करना था तुम्हें? संपत्ति का कोई काम था? नहीं, करना तो मुझे कुछ नहीं था, खाली मुझे देखना था। तो उन्होंने कहा तुम एक ईंट बना लो, ईंट को गोल्डन कलर करके रख दो, तुम्हें देखना ही तो है। तो ये भी पागलपन है कि एक चीज जिसका कुछ नहीं करना, उससे इतना अटैचमेंट है जो मरने के बाद यहीं छूट जाएगी। जिंदगी भर उसको यूज नहीं कर पाए और सिर्फ उसको देखते रहे, और उसको हम अ, इस तरह के पागलपन भी होते हैं। लेकिन अगर हम एंड टाइम मैडनेस की बात करें तो ये इस तरह के पागलपन से किस तरह अलग है? स्पिरिचुअल लोगों से अगर हम बात करें, कबीर की नज़रों में उनका जो भजन है, साधो देखो जग बौराना, उनकी नज़रों में जो समाज था वो पागल हो गया था, धर्म के नाम पे लड़ता था। और वो ये नहीं समझ पाते थे कि मुर्गे की तरह बांग देते हैं मस्जिद में जाके, क्या बहरा खुदा बहरा हुआ है? ऐसी बातें वो कहते थे। तो काशी के लोगों ने उनको इतनी दिक्कत की कि उन्हें काशी छोड़नी पड़ी अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में। अनहल हक का जिन्होंने नारा दिया उनको मार दिया गया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया और मीराबाई को जहर दे दिया गया। पागलपन ये भी है, समाज का हिस्सा पागल था, उसको नहीं समझ पाया उस चेतना को। बुद्ध जब एनलाइटेंड होके वापस होके आए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम पागल थे और मैं तुम्हें आज भी माफ़ कर सकता हूँ, तुम्हारी पागलपंती, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें दोबारा राजा बना सकता हूँ, तुम बस माफ़ी मांग लो जो तुमने गलत काम किया, मुझे छोड़ के गए थे। बुद्ध के पिता बुद्ध को नहीं समझ पाए, ये भी पागलपन है। और इसीलिए टैरेट का जो 12th कार्ड है, मैं उसकी अक्सर बात करता हूँ। चेतना की जो जर्नी होती है, चेतना की जर्नी के अनेक स्टेप हैं, लेकिन 12th स्टेप में चेतना उल्टा दिखती है। इस टॉपिक पे हम थोड़े समय बाद में भी शायद दोबारा आए, अगर समय मिलेगा, तो अभी समय कम है, तो अगर समय मिला तो कवर करेंगे। लेकिन एंड टाइम मैडनेस इससे अलग है। एंड टाइम मैडनेस क्या है? धरती पे जो कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से एनर्जीज का प्रवाह डिफरेंट है। सेंट्रल सन से जो एनर्जी आ रही है वो हमें प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट युग के लिए, नेक्स्ट कॉन्शियसनेस के लिए। वही जो टैरेट का 12th कार्ड है, 12th कार्ड के पार ले जाने के लिए। लेकिन जब 12th कार्ड के पार जाएंगे तो एक स्प्लिट हो रहा है चेतना में। कुछ लोग इस एनर्जीज को अभी एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, कुछ लोग जर्नी में पीछे हैं। जो पीछे हैं वो एनर्जी को अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे, इसलिए कॉन्शियसनेस का एक स्प्लिट हो रहा है। जैसे हम कभी कभी बीमार होते हैं तो हम
होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो बीमारी का डिटॉक्स होता है, या हम फास्टिंग करते हैं तो डिटॉक्स होता है, वो बीमारी सतह पे आती है और रिलीज होती है। ये एनर्जीज हमें अब तक के पागलपन से मुक्त करके चेतना के नेक्स्ट स्तर पे लाने के लिए तैयार कर रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक स्प्लिट हो रहा है, और एक स्प्लिट को भी हम कॉन्शियसनेस के लेवल पे पागलपन मानेंगे। जैसे बुद्ध के पिता ने बुद्ध को पागल माना, समाज ने मीरा को नहीं समझ पाए, ऐसे ही कॉन्शियसनेस दो भागों में स्प्लिट हो रही है। इस स्प्लिट में हम लोग अपने परिवार में देख रहे हैं, कई बार कन्फ्लिक्ट है। और इसको अगर थोड़ा सा समझने से पहले हम देखें कि पिछले 3 सालों में जो धरती पे हुआ, जैसे हमारी जब प्रकाश मेरे ऊपर आता है या किसी के ऊपर भी आता है तो उसको वो प्रभावित कर रहा है, ऐसे ही हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो इतना अंधकार था, उसमें पहली बार जब प्रकाश आया आज से 3-4 साल पहले, पिछले 3 साल की आप घटनाओं में देखें तो धरती पे परिस्थितियां कैसे बदली, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया और ये कहा गया कि ये महामारी है, आप सांस नहीं ले सकते। योग के देश में जहां से प्राणायाम आया वहां पे कह दिया गया कि आप सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन आपको नुकसान करेगी, जान बचानी है तो आप मुंह पे पट्टी बांध के रखो। लोगों ने 2-2 पट्टी बांधी, और मैडनेस इस हद तक थी कि अपनी कार में अगर अपने शीशे बंद करके भी आप दिल्ली में जा रहे थे तो भी आपके ऊपर चालान काट रही थी गवर्नमेंट। और हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये अपनी कार में बैठना भी पब्लिक प्लेस में नहीं है। हमने कुछ अपने परिजनों को खोया इस पीरियड में, जब हम इससे पहले अपने किसी परिजन को खोते थे, अंतिम संस्कार करते थे, एक तरह से अंतिम विदाई लेते थे, वो नहीं ले पाए। पागलपन इस हद तक था। प्लास्टिक में जिप करके लाशें मिल गई, और कई बार तो लाशें भी एक्सचेंज हो गई, लोगों ने मुंह नहीं खोल के देखा, इतना डर था। ये एंड टाइम मैडनेस हमने अभी 3 सालों में एक्सपीरियंस की है। इसका मतलब ये है कि जो हुआ है वो फिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज का प्रवाह तो कंटिन्यू करेगा। कलेक्टिव के लेवल पे आया तो कलेक्टिव ने इस तरह रिएक्ट किया, और जब इंडिविजुअल के लेवल पे आएगा तो इंडिविजुअल उसको किस तरह रिएक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस हद तक स्टेबल है और किस हद तक वो इसको समझ पा रहा है। जो कॉन्शियसनेस का स्प्लिट है, जिसकी वजह से हम इसको एंड टाइम मैडनेस में जाएंगे, जिसमें 2 भागों में कॉन्शियसनेस बटेगी, इसको समझने के लिए एक गांव या छोटा सा राजा था। उस 2 राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे। पहले पिछले सदियों में हमने यही देखा है, राजपूत छोटे छोटे राजा थे लेकिन लड़ते रहते थे। तो आपस में एक नहीं जीत पाता था, तो उसने दूसरे राजा के वहां पे 2 कुएं थे, एक राजा और मंत्रियों का, सेनापतियों का, और एक पूरी प्रजा का। उन्होंने उस कुएं में कुछ मिला दिया जिससे पूरी जनता पागल हो गई। जब नेक्स्ट डे राजा और मंत्री ने खिड़की से देखा कि पूरी जनता पागल है, कपड़े फाड़ रही है, नेकेड होके डांस कर रही है, तो उनको समझ में नहीं आया। वो बाहर आके उन्होंने कहा पता करें कि सिचुएशन क्या है। जब वो बाहर आए तो जनता ने कहा कि ये पागल हैं, राजा और मंत्री ये कपड़े पहने हैं, मुकुट लगाए हैं, देखो ये पागल हैं। तो उनके ऊपर अटैक करने लगी। तो उन्हें समझ में नहीं, उन्होंने मंत्री से पूछा राजा ने क्या करना है, तो उन्होंने कहा हम भी इनके जैसे ही हो जाते हैं, नहीं तो ये हमें अलग मानेंगे। पहले हमारे पास समय नहीं है, तो सबसे पहले वो भी नेकेड हो गए, निर्वस्त्र हो गए, ताकि जनता उन्हें समझे कि हमारी तरह हैं। ये एंड टाइम मैडनेस इस हद तक डेंजरस हो सकती है अगर स्प्लिट हो कॉन्शियसनेस का, और स्प्लिट का एक बड़ा हिस्सा 80% अभी उसको ना समझ पाए, और जो इवॉल्व हो रहा है वो अलग तरह का है। तो जो 80% माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि पागल हैं। माइनॉरिटी भी बुद्धिमान हो सकती है, जैसे बुद्ध, मीरा और बाकी के जीसस थे, लेकिन उनको भीड़ ने पागल डिक्लेयर किया, भीड़ ने उनको सजा दे दी। सेम वे जो ये स्प्लिट है, इस स्प्लिट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एंड टाइम मैडनेस से पहले जो कॉन्शियसनेस का स्प्लिट हो रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे तैयार कर पाएं, पहला काम। और दूसरा, हम कैसे इतने स्टेबल हो पाएं कि जो पूरा समाज अगर पागल हो रहा है तो भी हम बीच में स्थिर रह पाएं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। एनर्जीज सतह पे आ रही हैं रिलीज होने के लिए, लेकिन अब जो ये समय है ये बिल्कुल शांत लगता है। पुराने 3 साल पहले जो हुआ खत्म हो गया, तो लोग सोचते हैं कि वो एक दुर्घटना थी या घटना थी, ऐसा वो बाई चांस हुआ था, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बाधा है, क्योंकि जब सिचुएशन में
डीप एंड हम होते हैं तब हम कर नहीं पाते। अब रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है या तुर्की में भूकंप आया, उस डरी हुई सिचुएशन में तो हम तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी करने का जब समय होता है तब हम सोचते हैं कि अब नॉर्मल लाइफ है, हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं पहले की तरह, और ये समय को छोड़ देते हैं। आप सबने पहले कहा कि हम नए युग का बड़े उससे स्वागत कर रहे हैं। इसमें मुझे कहानी याद आई कि एक बार एक गांव में काफ़ी साल पहले सूखा पड़ा। काफ़ी साल तक बारिश नहीं हुई और लोग त्राही-त्राही करने लगे, हर तरफ अनाज की कमी हो गई। तो कोई संत आए, उन्होंने कहा कि हम यज्ञ करेंगे और बारिश होगी। तो डेट उन्होंने मुहूर्त निकाला कि मान लो संडे को यज्ञ है, सारे गांव के बाहर यज्ञ होगा, सब लोग आए यज्ञ में। पूरा गांव उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए आया, सिर्फ एक लड़की छाता लेके आई। बाकी सब जो हैं वो इसी तरह हम रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, हम विश्वास नहीं करते। हम सुनते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, क्या हम युग परिवर्तन के प्रति सीरियस हैं? जब हम सीरियस नहीं होते तो हम खाली रिचुअल में जाते हैं, यूट्यूब चैनल सुनते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, लेकिन तैयारी सीरियस नहीं है, क्योंकि अंदर का जो हिस्सा है वो पूरी तैयार नहीं है। ये बस इतना ही है, जैसे आप नेटफ्लिक्स की मूवी देखने के बदले स्पिरिचुअल उससे बोर हो गए तो युग परिवर्तन की बातें सुननी शुरू कर दी, युग परिवर्तन के लिए कहा कि हम तैयार हो रहे हैं, लोगों को अहंकार में बताना शुरू कर दिया कि आपको नहीं पता युग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अपनी तैयारी पे काम नहीं किया, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। इतना कन्विक्शन नहीं है कि युग परिवर्तन होगा कि छाता लेके जाएं। इसकी वजह से हमारी तैयारी स्लो हो जाती है। हम सब गृहस्थ हैं या किसी ना किसी तरीके से में इन्वॉल्व हैं, परिवार के साथ हमारे दायित्व हैं, समय तो सबके पास उतना ही है। उस समय का बहुत बड़ा हिस्सा इन एक्टिविटीज़ में भी वेस्ट हो जाता है अपनी तैयारी के बदले। तो युग परिवर्तन की जब भी हम तैयारी की बात करें तो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो, कन्विक्शन है कि नहीं। अगर कन्विक्शन है तो इन्फॉर्मेशन को स्टॉप करके अपने ऊपर काम करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी है। अभी भी इसकी गंभीरता को मैं समझता हूं कि कम लोग समझ पाए हैं। ये पहला प्रश्न पूछते हैं कि इवेंट कब होगा, ये कोई नहीं पूछता क्या मैं तैयार हूं। ये इसकी तैयारी अगर आप नहीं है आपकी, तो व्हाट विल हैपन, यू विल लैंडेड इनटू एंड टाइम मैडनेस। और जब एंड टाइम मैडनेस में होंगे तो क्या तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सीरियसनेस को समझना, इसलिए इसकी तैयारी को करना। जो ये समय है ये तूफान से पहले की शांति है, आपको मैं गारंटी से बता सकता हूं। जो तूफान है ये तैयार हो रहा है। डिवाइन प्लान इतना परफेक्ट होता है, जब ह्यूमन रेजोनेंस अर्थ पे आती है, कुछ घंटे के लिए एनर्जीज बढ़ती हैं, उसके बाद दोबारा वो कम हो जाती है, ताकि उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर सकें, उस एनर्जी पे काम कर सकें। फिर एनर्जी दोबारा आती हैं, ऐसे बीच बीच में आती हैं और हमें तैयार करती रहती हैं। जब गवर्नमेंट एनर्जीज को बढ़ाती है रेडिएशन करके, तो वो कंटिन्यूअस बढ़ा के रखती है ताकि हम उसको रेस्ट ना कर पाएं और बीमार हो जाएं। हम रेस्ट नहीं मिल पाता, लेकिन डिवाइन प्लान परफेक्ट काम करता है। डिवाइन ने पहले लाइट भेजी, हमने 3 साल तक उसके परिणाम देखे, अब हम नॉर्मल हो गए, भूल गए रूटीन में कैरियर। ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि डिवाइन ने हमें तैयार कर रही है नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए। क्या हो सकता है एंड टाइम मैडनेस में? एंड टाइम मैडनेस में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, हु आर यू, तो आप अपना प्रोफेशन बताते हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या और कुछ इस तरह की बातें जो आपका स्टेटस है, आप उससे आइडेंटिफाई होते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा, हमारा समाज जो है अपने इनसे आइडेंटिफाइड है। क्या होगा अगर बहुत सारे जॉब जो आज हैं वो नहीं रहेंगे? जो डॉक्टर सिर्फ हर जगह बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर उसका ये स्टेटस खत्म हो जाए, क्या वो पागल हो जाएगा? क्या वो सह पाएगा? क्या उन पेरेंट्स ने जिन्होंने अपनी पूरी बच्चों को इसलिए तैयार किया, पैदा होने से पहले जब मैं इंडिया में था एस्ट्रोलॉजी सीखता था, तो एस्ट्रोलॉजर के जब वो मदर प्रेग्नेंट होती थी, एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी कि टेंटेटिव डेट ये है, इसके आसपास की डेट में 1 हफ्ते पहले के अंदर कौन सी डेट अच्छी है जिसमें हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो हम उसका सीजेरियन से ऑपरेशन करा लेते हैं उस समय के लिए। इस हद तक महत्वाकांक्षी लोग, जब उनका वो स्टेटस हट जाएगा तो क्या होगा? क्या सह पाएंगे?
दैट इज एंड टाइम मैडनेस। जो कुछ भी हमारे अंदर दबा हुआ है, हमने अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर दबा दिया है अच्छे बनने के लिए, मोरालिटी के लिए, धर्म की दीवारों के हिसाब से, वो सब सतह पे आएगा। सारे डर और सारी इच्छाएं, और इच्छाओं का मतलब बदला लेना भी एक इच्छा है। किसी से आप बदला लेना चाहते हो, इसकी इच्छा भी सतह पे आएगी। अभी तक तो आपने मोरालिटी के हिसाब से किसी को मारना चाहते हो, किसी ने ऐसा काम किया है जिसके लिए आपकी नज़रों में मुझे बदला लेने के लिए इसका मर्डर ही होना चाहिए, लेकिन समाज के नियमों में उसको सजा नहीं मिल पाई, मैं उसको सजा देना चाहता हूँ। अम्बा अम्बालिका और 3 बहनें थी जिनका पितामह भीष्म ने हरण किया था। 2 बहनों ने तो एक्सेप्ट कर ली डेस्टिनी, तीसरी चाहती थी कि मैं पितामह की मृत्यु का कारण बनूं। एक जीवन नहीं कर पाई, 2 जीवन नहीं कर पाई, तीसरे जीवन में कर पाई। ऐसे ही अगर जो हमारी इच्छा बदला लेने की है, लेकिन हमने मोरालिटी के मारे दबा रखी है, हम मर्डर नहीं कर रहे, जब वो इच्छा सतह पे आएगी, क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? अगर आपके फियर सतह पे आएंगे, क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? जो फियर हैं, जो कुछ भी हमारी एनर्जीज है, ये मल्टीप्लाई होगी 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, वी डोंट नो, है ना? अगर अंदर प्लेस है, प्रेम है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके बदले डर है, और अगर छोटा सा डर चींटी जितना, वो 100 गुना बड़ा होके डायनासोर की तरह दिखाई देगा, तो क्या होगा? दैट इज एंटी मैडनेस। जो हमारे लोअर चक्र हैं, हमारे लोअर चक्र में प्रवृत्तियां हैं जिनको हम एक्सरसाइज कर पाए या नहीं कर पाए। आमतौर पे ह्यूमैनिटी नीचे के 3 चक्रों में बंधी रहती है, ब्रह्म ग्रंथि में रहती है। नीचे के 3 चक्र जो हैं, हम सब योग की भाषा में जानते हैं। पहले चक्र में इनसिक्योरिटी है। जब ये इनसिक्योरिटी सतह पे आएगी, वो जॉब जो खत्म होंगे, जो मनी का सिस्टम खत्म होगा, जिसमें पहले वो जिसने सोना गाड़ा था जमीन के अंदर, और ईंट उसकी ईंट हो गई तो वो रो रहा था। अगर बैंक करप्ट होंगे या बैंक दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे, जिन्होंने अपना पैसा सारा वहां पे रखा है, जब उनकी सोने की ईंट गायब हो जाएगी, तो क्या सह पाएंगे? दैट इज इनसिक्योरिटी फ्रॉम द लोअर चक्र। सेकंड चक्र में, हमारे सेकंड चक्र में भी ऐसे ही लोअर चक्र की भावनाएं हैं, तो उन सारे चक्रों में जो कुछ है, क्या हम उसको सह पाएंगे? दैट इज एंड टाइम मैडनेस। एंड टाइम मैडनेस में हमने जो कुछ भी, जिन भी अपने एस्पेक्ट पे काम नहीं किया है, वो सारे एस्पेक्ट स्पॉन्टेनियस प्रकट हो जाएंगे। हमें मौका नहीं मिलेगा उसको सोच के उसको हैंडल करने का। जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, इसका एक लक्षण और भी है कि जो समय है, हम अभी की कॉन्शियसनेस में समय को बहुत धीरा, बहुत स्लो परसीव कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड की कैपेसिटी सिर्फ 2.2% डेवलप्ड माइंड है। ये इसलिए हम समय लीनियर परसीव करते हैं और बहुत स्लो स्लो चलता है। ये सारा फास्ट होगा। जब ये सारा बहुत फास्ट होगा, तो जो हमारे रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। जिन भी टॉपिक पे हमने काम नहीं किया, वो टॉपिक पे जब हम स्लो हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, वो बियॉन्ड कंट्रोल सडन रिएक्शंस हो जाएंगे। एग्रेसिवनेस, गुस्सा, इनपेशेंट, ये सारी बातें सतह पे आएंगी। ये एंड टाइम मैडनेस है। और एक और इसका एस्पेक्ट है, हम लोगों की अभी हम थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में अनुभव करते हैं, इसके बियॉन्ड हम फिफ्थ में जा रहे हैं। तो जब हम शरीर में होते हैं, ये फिजिकल बॉडी के अंदर, धरती के ऊपर, ये थर्ड डायमेंशन है। जब हम मर जाते हैं, और जो वेटिंग पीरियड में कह सकता हूँ, जब वो फोर्थ डायमेंशन है, एस्ट्रल वर्ल्ड। ये डायमेंशन ओवरलैप होंगी। जब ये ओवरलैप होंगी, और उस ओवरलैपिंग में आपको अपने वो लोग दिखेंगे जो अब धरती पे नहीं हैं, जो जिनको आप कहते हो कि मर चुके हैं तो सही, लेकिन हम उनको नहीं देखते। जब ये डायमेंशन ओवरलैप होगा, और ऐसा कोई दुश्मन जो अभी जिसको आप दुश्मन मानते थे, वो वहां दिखाई देगा, या जैसे आप बदला लेना चाहते थे, तब आप कैसा महसूस करोगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहानी बताता हूँ। रियल केस है, नाम उसकी आइडेंटिटी मैं नहीं बताऊंगा, और वो मेरी बातें सुनता भी नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी का डर भी नहीं है। मेरी जान पहचान में लालच, फियर और ग्रीड में एक इंसान ने अपने बहुत अच्छे दोस्त से, जब उसको अचानक उसकी डेथ हो गई, तो उनके परिवार वालों ने पूछा एट द
क्रिमेशन ग्राउंड में। उन्होंने पूछा कि हमारे बेटे की अचानक डेथ हो गई, बिजनेसमैन था और बिजनेस में हम लोग लेन देन करते रहते हैं कई बार बिना लिखा पढ़ी के। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सब कर्जों से मुक्त हो। इसमें से आप में से जो भी किसी ने बिजनेस, सारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे थी ज़्यादातर, अगर मेरे बेटे को कुछ उधार दिया था तो वो हमें बता सकते हैं, हम अपने बेटे के बदले देंगे। उसने कह दिया, उसने झूठ बोला कि हाँ मैंने 50,000 रुपए दिए थे। कह तो दिया, उस समय लालच आ गया। अब लालच आ गया तो बाद में मुकर नहीं सकता कि मैंने गलत कहा था। अनेकों हफ्ते उसको सपने में वो अपना दोस्त दिखाई देता था। उसको ये दिखता था मेरे बेड में बैठा हुआ है और वो घूर के पूछ रहा है तुमने ऐसा धोखा क्यों दिया। बाद में उसने इलाज कराया, पुरोहित के पास गया, जो कुछ भी किया आप ठीक है। ऐसे घटनाएं जो कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके साथ हुई हैं, जिसका गिल्ट आपके अंदर है, वो गिल्ट अगर सतह पे आएगा उस डायमेंशन ओवरलैपिंग में, तो क्या आप सह पाएंगे? इसलिए हमें तैयारी करनी है। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें तैयारी के प्रति सीरियस होना है, ना कि इवेंट कब होगा। और तो प्रॉब्ली ये जो टॉपिक हैं जिनकी वजह से हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और जो आइडेंटिटीज क्राइसिस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो अपनी आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं, ईगो क्या है? ईगो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा मकान खरीद लिया या बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली दिखाने के लिए। ऐसा हम मानते हैं कि शादी बहुत महंगी कर दी, ये ईगो है। हमारी सारी आइडेंटिटीज ईगो हैं। जो सत्य है, सत्य में तो हम आत्मा हैं, लेकिन हम आइडेंटिटीज में कहते हैं मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, जापानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। और हमारे प्रोफेशन, हम अपने आप को इन ब्लॉकेज में देखते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं। और इस आइडेंटिटीज में सपोज एक सिस्टम है, आश्रम है, स्पिरिचुअल सिस्टम है और हीलर हैं। ये हीलर, इनको समाज में भी स्थान मिला है। इनके पास लोग जाते हैं अपनी परेशानी लेके, लोग समझते हैं ये कॉन्शियसली इवॉल्व हैं। जब ये इक्वलिटी शुरू होगी, क्योंकि नेक्स्ट डायमेंशन इक्वलिटी पे बेस्ड है, तो क्या ये वर्ग जो अभी हायर है और इंजॉय करता है इस स्टेटस को, जब इस आइडेंटिटी क्राइसिस को सह पाएगा? उनके लिए भी काम करना है। और अनकॉन्शियसली यू विल नॉट बिलीव, जो सो कॉल्ड आश्रम और इस तरह के सिस्टम हैं, ये नहीं चाहते कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो। अनकॉन्शियसली उनकी जो स्टेटस है, उस स्टेटस का उन्हें छीनने का डर है। लेकिन ये होके रहेगा, होके तो रहेगा ही। गरीबी अमीरी मिट के रहेगी, क्योंकि क्योंकि हम उस युग की तरफ जा रहे हैं। ये अनस्टॉपेबल है, इरिवर्सिबल है। सिर्फ पॉइंट ये है कि क्या हम उसको आसानी से करें या आसानी से ना करें। तो इस मोमेंट पे एक छोटा सा मेडिटेशन है अपनी आइडेंटिटीज को समझने का। जब हम कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे होती है तो हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज की लेयर अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। जब हम लोअर लेवल पे होते हैं तो आइडेंटिटीज ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, हमारी वो लेयर ड्रॉप होती जाती हैं। और जब फाइनली बिल्कुल कम लेयर बचती हैं और अल्टीमेटली सारी लेयर ड्रॉप हो जाती हैं, तब हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस प्रश्न से स्टार्ट होती है, मैं कौन हूँ। और जब इसका अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूँ, वहाँ पे जर्नी खत्म होती है। तो एंड टाइम मैडनेस क्या शुरुआत हो चुकी है? अभी नहीं। जैसे युग परिवर्तन की क्या शुरुआत हो चुकी है? नहीं, तैयारी चल रही है। और अब हम काफ़ी पास हैं। इसी जिस तरह युग परिवर्तन की एनर्जी बढ़ रही है, सेम टू वे, सेम टू सेम, हैंड टू हैंड एंड टाइम मैडनेस बढ़ रही है। थोड़ा सा युग परिवर्तन हुआ है, थोड़ी सी एंड टाइम मैडनेस हुई है। अभी इसके आगे की एंड टाइम मैडनेस काफ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जानना तो चलो हो गया, काफ़ी कुछ है। अपनी कॉन्शियसनेस को न्यू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेस करते हुए जाना है, ये हमारा काम है। इस कॉन्शियसनेस में सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो शेम और गिल्ट, शर्म और अपराध भाव, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में और इंडिविजुअल में भी बहुत गहरे में छुपा हुआ है। और इस पे काम करने के लिए जो करेज है वो 200 पे लेवल पे है। अगर आपका करेज और साहस नहीं है,
जिस तरह हम लोग जब बात करते हैं 6 हार्ट वर्च्यूज़ की, तो उसमें साहस है। ये साहस अगर नहीं है, तो आप खाली जैसे वो यज्ञ हो रहा है गाँव के बाहर, आप खाली यज्ञ में आप जाते रहोगे, आप काम नहीं करोगे। और ये जो साहस है, इसी को भगवान ने, आप देखो अगर गीता में, अर्जुन के अंदर साहस था। उसने पहले चैप्टर में अपना गांडीव फेंक दिया, हाथ पांव उसके कांपने लगे, तो भगवान ने उसको सहारा दिया और उसको बताया कि तुम युद्ध करो। ये इंटरनल युद्ध की बात है। अधिकांश लोग गीता को दो भाइयों की लड़ाई समझते हैं, कजन की, या धर्म अधर्म की लड़ाई समझ सकते हैं। वास्तविकता में धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे अंदर है, इस बारे में गीता है। और इसके लिए हर एक को अपने अंदर जो ये चीजें हैं, इन पे काम करना पड़ेगा। और इन 100 की फ्रीक्वेंसी पे फियर है। ये चीजें, शेम, गिल्ट और फियर, ये मल्टीप्लाई होंगी और ये तभी नष्ट हो सकती हैं क्योंकि जो दूसरी तरफ युद्ध में कौरवों की सेना है, उस युद्ध में पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म प्रतीक हैं, इच्छित मृत्यु है उनको। अश्वत्थामा मर नहीं सकता। वो तभी मर सकते हैं जब आप उन्हें मारना चाहो। अर्जुन, अगर उन्हें मारना, अर्जुन नहीं मारना चाहेगा तो वो नहीं मर सकते। आपके अंदर जब तक गिल्ट, शेम, डिजायर, इनसे मुक्त होने की इच्छा नहीं होगी, कोई नहीं इनको मार सकता। और आइडेंटिटीज की बात हुई तो, और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है इस पॉइंट पे बोलना। युधिष्ठिर ने आइडेंटिटीज अपनी बनाई हुई थी। मैं धर्मराज हूं, धर्म को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। स्वयं कॉन्शियसनेस का प्रतीक भगवान सामने थे। उन्होंने कहा कि इस अधर्म के लिए तुम अगर बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो धर्मराज ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। जब आइडेंटिटीज इतनी स्ट्रांग होती हैं तो भगवान ने कहा कि ठीक है। उसको गीता का ज्ञान नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर साहस नहीं था इन आइडेंटिटीज को तोड़ने का। वो धर्मराज की आइडेंटिटी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पूरी दुनिया क्या कहेगी। धर्मराज ने झूठ बोल दिया। भगवान तो रण छोड़ है, उनको जो जरूरत थी धर्म और अधर्म के बीच में, उन्होंने उसका पालन किया। हमारे को, हम सब को आने वाले समय में जो पुराना टीचिंग थी, हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा पार्ट गलत हो, मैनिपुलेटेड हो, या किताबी ज्ञान को लेके कि इस किताब में लिखा है सच बोलना, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। जो लोग इस तरह रहेंगे, हो सकता है कि वो मिस कर जाएं। तो आइडेंटिटीज के बारे में भी युधिष्ठिर ने अपनी आइडेंटिटीज इतनी ज़्यादा ओढ़ी हुई थी। हम अपनी आइडेंटिटीज ना ओढ़ें, हम सब के लिए काम है। हमने जो मेडिटेशन किया है इसलिए, और आज के बाद अवेयरनेस से हमने क्या क्या आइडेंटिटीज बनाई हैं, हम हीलर हैं एंड सो ऑन, उन सबको ड्रॉप करना है। सेकंड जो है, इस मैप ऑफ कॉन्शियस में आप देखो तो इसमें जो एक्ट हैं उनकी कोई बात नहीं है। इसमें ये नहीं लिखा कि कोई हवन करेगा तो वो एनलाइटेंड है, दान करेगा तो वो बहुत ऊंचा है, कैलाश जाएगा, मक्का मदीना जाएगा हज करने तो उसकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। ये तो इसमें नहीं लिखा। इसमें ट्रेड्स लिखे हैं कि किन किन को करने से जो है कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे होती है, उसके क्या लक्षण है। एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट को देखो तो दानवीर कर्ण है, बहुत दान करता था, लेकिन कहां खड़ा था, अधर्म की ओर। इसी तरह हमने जो अपने माइंड में जो डुअलिटी में बहुत सारी अच्छाई और बुराई की के लिए बनाई हुई हैं, उसकी वजह से हम शेम और गिल्ट में है पूरी मानव जाति। और अब हम मैच्योर ग्रुप हैं, तो इस मैच्योर ग्रुप में हमें उन बातों को डिस्कस करने में परहेज नहीं होना चाहिए जो हमें बांधे हुए हैं। शेम और गिल्ट सबसे ज्यादा सेक्स के प्रति अपराध बोध और उसके प्रति शर्म। एक जनरेशन पहले हम लोगों ने पिक्चरें देखी और ऐसा समय था कि अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाता था तो वो औरत आत्महत्या कर लेती थी। इस हद तक शर्म थी। अपराधी तो कोई और था, लेकिन वो आत्महत्या कर लेती थी, समाज में स्थान नहीं होता था। और जो इतना सप्रेस है, ये जो भी सप्रेस्ड इमोशन होते हैं वो सतह पे आएंगे। सतह पे आएंगे तो जैसे गड़े हुए मुर्दे, लाशें आ रही हैं, उनको हैंडल करना पड़ेगा। हम जो भी इंप्रेशंस, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो फिजिकल बॉडी पे भी बीमारी बन के उभरते हैं। और इसी तरह ये सारे जो गिल्ट है, शेम और गिल्ट, इसको एग्जाम्पल से
डिस्कस करते हैं। आप लोग लॉ ऑफ वन की आजकल टीचिंग पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ वन की टीचिंग के लिए जो क्लारा, शायद उसका क्लारा नाम था, जो चैनल थी, वो चैनल उस मैसेज को रिसीव करने के लिए हर बार सिटिंग से पहले सेक्स करती थी, ताकि उसकी एनर्जी, उस एनर्जीज को एब्जॉर्व कर सकें। ये अगर या तो आपने पढ़ लिया होगा या आने वाले समय में आएगा, इस बुक में लिखा है, लॉ ऑफ वन की टीचिंग है। और वो भी उससे जिससे उनकी शादी नहीं हुई थी। सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पति पत्नी, इसके अलावा जो है वो सब बैन है और सप्रेस्ड है, इच्छाएं दबी हुई हैं। और पति पत्नी में अगर वो कंपैटिबल नहीं है, मान लो सुप्रीम कोर्ट अभी भी डिस्कस कर रहा है कि मैरिटल रेप्स को अपराध घोषित किया जाए कि ना किया जाए। एक पति शराब पीता है, पत्नी को मारता है, वहां प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। और दुनिया की सारे मैनिपुलेटेड जो धर्म है, उन धर्मों में जो कोई एक बात सब में कॉमन है, वो सेक्स के प्रति एक भाव। सेक्स को गंदा, निकृष्ट, लोअर, और सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसे की दुनिया में कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना। उस स्ट्रक्चर में वारिस है, उत्तराधिकारी है, और इसके लिए पति पत्नी, क्योंकि इसके थ्रू इतना दिव्य एक्ट है कि इसके थ्रू एक सोल पृथ्वी पे उत्पन्न होती है। और जो हमारी मातृशक्ति है और औरतें हैं, वो पोर्टल हैं 2 डायमेंशन का, 4th डायमेंशन का बीइंग 3rd डायमेंशन में उस पोर्टल के थ्रू आता है। उस पोर्टल को वो खोल सकती हैं। जो फेमिनिन एनर्जी थी, इसको सप्रेस किया गया, मस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई, और दोनों का बीच में और इतना सिस्टम परवर्स हो गया है। पोर्नोग्राफी, इसकी एनर्जीज, और मैरिज की एज बढ़ चुकी है, उस तक के लिए सप्रेशंस हैं इमोशंस के, और हर तरह का शेम और गिल्ट मानव जाति के अंदर है। दो ही जेंडर हैं, मेल फीमेल, बाकी तो ये ट्रांस एजेंडा के रूप में जितने मर्जी जेंडर बनाए, ट्रांसजेंडर, ये 2 जेंडर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जो इस जीवन में फिजिकल बॉडी में लेडीज के शरीर में है, उनको पुरुष की वो निगाहें उनको अच्छी नहीं लगती, जो उनको भोग की तरह देखती हैं, या जिन्होंने उनको बलात्कार किया है, उनकी मेमोरी में, सेल के अंदर, डीएनए के अंदर वो मेमोरी सेव है। और सेम वे इनको हमें माफ करने का समय है। क्यों? क्योंकि हम ये इस डुअलिटी की खेल में अब तक हमने ऐसा था, अब हम इससे उबर रहे हैं, वननेस की ओर जा रहे हैं। पुराने सारे बोझ को, पुरानी सारी लाशों को दोबारा ना उखड़ पाए, इसके लिए हमें उनको समझ के रिलीज करना है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेम एंड गिल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट इसको समझना है कि एक्ट पे नहीं जाएं। एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट के पीछे की इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। एक्ट तो सामाजिक जरूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आप देखो, ये जो कॉन्शियसनेस का जो शिफ्ट हो रहा है, ये तो पूरी धरती पे हो रहा है, लेकिन धरती पे अनेक तरह की जीवन शैलियां हैं। अरबिक देशों में अलग हैं, अफगानिस्तान में अलग हैं, भारत में अलग हैं, मैं पश्चिमी देश में रहता हूं, अलग हैं, है ना। पाप और पुण्य, ईश्वर एक है। उसके और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे पास जीवन शैलियां बहुत हैं। उस जीवन शैलियों की वजह से हमने अपराध और शेम अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। तो इसको समझ के ही हम मुक्त हो सकते हैं। और थोड़ा सा इस बारे में मैं समझता हूँ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत गहरे में है। मुझसे यंग लोग बात करते हैं कि कैसे 22-23 साल की उम्र में हैं और वो मास्टरबेट करते हैं, और उसकी वजह से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी नसें दिखने लगी हैं, एंड सो ऑन। क्योंकि ये जो इसका भाव है, मेरा एक और बहुत अच्छा दोस्त है, उनके इष्ट देव हनुमान जी थे। तो वो हनुमान जी की पूजा मैं करता हूँ, और फिर भी मुझसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, इस अपराध बोध में जीता था। इन सारे अपराध बोध को के लिए थोड़ी सी और एक बात, एक कहानी, समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक आदमी था, कहानी को सिर्फ कहानी समझ के, लेकिन इसके अंदर का जो मैसेज है बस वो समझना है। उसने जिंदगी में कोई काम गलत नहीं किया, बहुत परफेक्ट जीवन जिया, इतना परफेक्ट कि वो परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट, है ना। हमारे भगवान कृष्ण का तो इतना परफेक्ट, इससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान कृष्ण का जीवन तो उतना, गोपियां एंड सो ऑन, उनके रणछोड़ थे, इतना उनका जीवन अलग था। खैर, जब उसने इतना परफेक्ट जीवन दिया, और जैसे हमारी मान्यता है कि मरने के बाद वो ऊपर पहुंचा, तो चित्रगुप्त जी के दरबार में
सुंदर चित्रगुप्त जी शायद नहीं होंगे तो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आपके 100 में 100 पॉइंट है। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक इस तरह का कोई आया नहीं। किसी के बहुत अच्छा होता है तो 95 तक होते हैं, लेकिन 95 तक की हमारे पास कैटेगरी है स्वर्ग की। बेस्ट स्वर्ग, उससे कम अच्छा स्वर्ग, उससे कम अच्छा स्वर्ग, लेकिन 100 तो आज तक आया ही नहीं। हम अब कुछ नहीं कर सकते, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है? उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए आपको 2 घंटे के लिए दोबारा अर्थ पे भेज देते हैं। आप थोड़े बहुत पाप कर लो और पाप करके दोबारा आ जाना, तब आपके पॉइंट 95 हो जाएंगे, तो बेस्ट क्वालिटी की जो फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। उन्होंने भी सोचा ठीक है कि अब यहाँ के संविधान में जब रूल ऐसा अभी तक का नहीं बना तो मैं चला जाता हूँ नीचे। अब कोई आदमी जिसने जिंदगी में गलती ना की हो नीचे आया तो 2 घंटे में उसको 1 घंटे तो सोचने में लग गए कि क्या पाप करूं। तो उसने कहा सबसे बड़ा पाप जो है वो सेक्स है। तो वो पड़ोस में गया, उसने दरवाजा बेल बजाई, औरत बाहर निकली, तो उसने कहा मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। तो औरत ने कहा ठीक है, उसने सेक्स करा। सेक्स करने के बाद जब उसका वापस जाने का समय होने वाला था तो उस औरत ने कहा कि आपका बहुत मैं आभारी हूँ, मैं सालों से आपको खिड़की से देखती थी और मेरी इच्छा होती थी, लेकिन मैं इच्छा के मारे आपसे कह नहीं पाई, आज मेरी एक इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी। तो उसका जो वो एक्ट था वो भी पुण्य में हो गया। तो वो दोबारा ऊपर गया तो भी वो 100 पॉइंट हो गए। स्टोरी से हमें ये समझना है कि एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो सारा फोकस है, जो हमारा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसमें किसी एक्ट की बात नहीं कि कौन सा एक्ट आपके कॉन्शियसनेस को नीचे करता है। इसमें जो उसके पीछे का भाव है वो इंपॉर्टेंट है। इस भाव से हमें अपनी जर्नी को ऊपर करना है। वन थिंग। सेकंड, हमें आदत डालनी है फ्लो में रहने की, क्योंकि आने वाले जो परिवर्तन हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारा माइंड उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो अगर हम नदी में जैसे फ्लो कर रहे हैं, नदी के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो ये नदी फ्लो करते हुए समुद्र की ओर जा रही है। जैसे हिमालय से गंगा जी निकलती हैं, तो आप उनके साथ उनकी इस जर्नी में कहीं पे कोई पेड़ आ जाता है टूटा हुआ, कहीं गंदगी आती है, सबको वो अपने साथ लेते हुए पहाड़ों से निकलती हुई कानपुर पहुंचती हैं, तो वहां पे टेनरीज हैं, लेदर बनता है, उसका सारा पोल्यूशन वो अपने अंदर ले लेती है। काशी में जाती हैं, जिस शहर के पास से निकलती हैं उस शहर का सारा जो ट्रीटमेंट जो है, सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट अभी बहुत कम सिटीज में है, सबको अपने अंदर लेते हुए वो समुद्र में जाके मिल जाती है। ऐसे ही हमारी जर्नी है। हमने जर्नी के इस थर्ड डायमेंशन की जर्नी में पेड़ पौधे, गंदगी, सारा पोल्यूशन हम सब के अंदर है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हम उसको जब अगर रिलीज नहीं करते तो वो सप्रेस्ड है। अगर वो सप्रेस है तो वो इमोशंस ऊपर अगर आएंगे तो हमें परेशानी करेंगे। बस ये जानते हुए हमें फ्लो में रहना है। और फ्लो में रहने की जो एक और प्रैक्टिस है, जो कई बार मैं कहता हूं, नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन। जैसे फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल पे लेफ्ट राइट फुटबॉल घूमती रहती है। ऐसे ही हम अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा डुअलिटी में हम सब फंसे रहते हैं। जब हम फंसे रहते हैं तो हमारी जर्नी काफ़ी स्लो होती है। अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में चले गए, बॉल हमने देखा, दोबारा बीच में आ गए, अपने ऊपर हंसे, अरे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए थे। फोकस हमारा जो है, फोकस हमारा अपने इवॉल्व होने पे, कॉन्शियसनेस शिफ्ट पे। इसके बीच का जो समय है, इसमें दुनियादारी के हिसाब से जैसे भी चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गए, डिप्रेस हो गए, गुस्सा आ गया, एग्रेसिव हो गए, वापस आ गए। और वापस आने के लिए चुपचाप अपने ऊपर काम किया। अपने अंदर के जो विरोध हैं समाज के ऊपर कि वो ये क्यों नहीं कर रहा, वो हमारी जर्नी को स्लो करते हैं। अगर आप युद्ध में देखो, हमारी किताबों में चाहे कुछ भी बताया गया हो कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है स्वर्ग में गए, सिर्फ एक उनकी उंगली गल गई क्योंकि उन्होंने एक आधा झूठ बोला था, बाकी उन्होंने धर्म का पालन किया था, इसलिए वो स्वर्ग में गए थे। इनकी वजह से आप सोचो खुद ही कि भगवान की बात तो मानी नहीं, पत्नी को दांव पे लगा दिया, और उस पत्नी के चीर हरण होने, भाइयों को गुलाम बना दिया, पत्नी के चीर हरण होने के बाद भी सारी बातें खत्म हो गई। तब उन्होंने कहा कि एक दाव और खेल लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता ताऊ श्री हैं या ताजश्री हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए एक दाव और खोलना पड़ेगा। वो उसके बारे में हमें ये कहा गया है कि वो धर्मराज हैं, भगवान की बात नहीं मानी लेकिन जुए खेलने के लिए बात मान ली थी। इन सब कॉन्सेप्ट से हम रजिस्ट करते हैं।
और इसी तरह जब इस महाभारत का युद्ध था, इसमें पांडवों की तरफ से जो लड़ रहे थे या कौरवों की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो लड़ाई में ही रह गए। जो जिनकी जर्नी वर्टिकल थी, सिर्फ वो कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हो पाए हैं। ये जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट को छोड़ के कॉन्शियसनेस पे काम करना। जो हमारा अभी तक का जीवन है, इस ये माइंड पे बेस्ड है। माइंड की सीमाएं हैं। माइंड पास्ट से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करता है, और जो पास्ट की मेमोरी है उसमें सारी कड़वाहट और वो सब चीज़ें हैं। तो शॉर्ट में अपने हृदय के ऊपर काम करना है, और हृदय के जो गुण हैं इनको बढ़ाना है। जैसे ही हमारा हार्ट बढ़ेगा तो माइंड बैलेंस हो गया। आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो 0 to 100 है, अगर किसी का 80% माइंड है तो उसको 20% हार्ट काम करता है। बेस्ट है 50-50। माइंड की अपनी ज़रूरत है, हेल्प करता है सर्वाइव करने में। माइंड इज़ ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अभी हम सब का ह्यूमैनिटी में लॉजिकल माइंड से वो कंट्रोल होते हैं। हृदय की बहुत कम हृदय में पावर है। तो अपने इन 6 गुणों के बारे में समझने के लिए हमारे यूट्यूब में चैनल है, या अपने ऊपर इस तरह काम करना है। निसर्ग दत्त महाराज जी का कोड है कि जो हम नीचता का व्यवहार करते हैं, मीननेस है, क्या ये मैडनेस नहीं है? इस पे भी आप लोग विचार करें। अपने माइंड का जो मिस यूज़ करते हैं, क्या ये मैडनेस नहीं है? उन्होंने ये पूछा। और बिल्कुल वही वाली बात है कि जो हमारा माइंड है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे ऊपर हावी है, तो हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है। तो अपने हृदय की हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा। और माइंड क्यों हमारा हावी है? क्योंकि उसके कारण है फियर एंड ग्रीड। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा अपने हाथ में रखना, संभाल के रखना, और डर, ये इस माइंड के मिसयूज़ करने के कारण है। तो जो राइट यूज़ ऑफ माइंड है वो सर्विस टू ऑफ लव, लाइफ, ब्यूटी एंड ट्रूथ। प्रेम के बारे में, जीवन के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में और सत्य के बारे में जब माइंड हमारा काम करता है तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। और उस सपोर्ट के लिए हमें अपने माइंड और हार्ट के बीच में बैलेंस लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इन दैट केस ये आसानी से हो पाएगा। और हमारा इंपॉर्टेंट काम है इनर बैलेंस के साथ स्टेबल होना। स्टेबल उन परिस्थितियों के लिए जिसमें एनर्जीज हमारे ऊपर आए तो हमारे इमोशंस को हम संभाल सकें। एनर्जीज पूरे समाज में एंड टाइम मैडनेस हो, हमारे आसपास पड़ोसी और इवन हमारे परिवार के लोग जब एंड टाइम मैडनेस में हो तो हम अपने आप को स्थिर रख सकें। सर, क्वेश्चन थोड़ा कर्मा को लेकर है कि कर्मा का क्वांटम आपने बोला कि टूट गया। आपके पुराने सेशन में हमने सुना, अगर अब कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हमारे लेसन भी जीरो हो गए? क्योंकि हम जब सीखते हैं और सिखाते हैं तो वो एक कर्मा का ही हिस्सा होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अब तो हम सब कर्मा फ्री हो गए, तो एक थॉट क्या क्रिएट होता है कि अब कर्मा गॉड तो है नहीं, अब तो हम आजाद हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी किसी से कुछ भी रह जाए, उसका मार के आ जाए। तो हम हमारे बच्चों को या खुद के ऊपर भी कैसे काम करें इन सब चीजों को लेके, इसको कैसे समझें, अलग अलग परसेप्शन से थोड़ा सा आप इसको इजी लैंग्वेज में समझाइए। नॉर्मली हम लोग वैसे यूँ सोचते हैं कि कर्मा है इसलिए हमारे साथ ये इशू हो रहा है। हम कुछ जगह यहाँ अपने आप को ऐसा समझा के, और हमें आगे लाइफ में न्यू कर्मा नहीं जनरेट करना है, क्योंकि ये भी हमारे मन में पॉइंट रहता है। तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें। जैसे पहली बात तो ये मैंने नहीं कहा, ये कोबरा की टीचिंग है। कोबरा ने सेकंड हाँ, लास्ट इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रिड टूट गई है। तो और मैं तो कम से कम 1 साल से पहले बोल रहा हूँ, और मेरी जो मेंटर है उन्होंने मुझसे 5 साल पहले कहा था कि तुम चाहो तो कर्म को विश्वास कर सकते हो, चाहो तो छोड़ दो। कर्म का सिद्धांत टैरेट के इस 12th कार्ड के बाद नहीं लगता। टैरेट का ये कार्ड आप देखो तो इसमें वो उल्टा लटका हुआ है। टैरेट की 12 जो ये टैरेट के जो 22 कार्ड हैं, 22 या 24 कार्ड हैं, ये आधी जर्नी जब हो जाती है तब आप देखो कि ये उल्टा लटका हुआ है। ओ, इसके हाथ जेब में हैं, और इसकी जो जेब से ये सिक्के बाहर फेंक रहा है, जो सिल्वर कलर और गोल्डन कलर के सिक्के हैं। सिल्वर कलर जो है आप मान सकते हो कि मटेरियल का प्रतीक है, और गोल्डन जो है आध्यात्मिक नॉलेज जो उसने इकट्ठी की, दोनों को बाहर फेंक रहा है।
वो जानता है कि दोनों किसी काम के नहीं है। अभी तक जो मैंने सीखा था वो सारा गलत था। अब वो उसमें ही एक कर्म का सिद्धांत है। एक इवॉल्व होने के लिए एक छोटे से स्तर तक, जिसमें आपको डरा के, या जैसे भी हम बच्चों को कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, अच्छा काम करोगे तो टॉफी, खराब काम करोगे तो चांटा। लेकिन छोटे बच्चे को कहते हैं, जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम वे एक चेतना के स्तर तक कर्म काम करते हैं, चेतना के स्तर के बाद पहले भी नहीं काम करते थे। और जो कर्म की ग्रिड टूट गई है, इसका मतलब ये है कि जब हमारी डेथ होती थी, हम 4 डायमेंशन में, हम दोनों जगह ट्रैप हैं, अर्थ पे भी और मरने के बाद भी। लोग जो सोचते हैं कि वो मर गया, उसको मुक्ति हो गई, हम कभी जाते हैं डेथ सेरेमनी में तो ऐसा बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वो मुक्त कुछ नहीं हुआ, वो खाली अर्थ पे नहीं है, 4th डायमेंशन में इस समय है। 4th डायमेंशन में उसको रिसाइकिल करने के लिए, उसको अगर एक ट्रैप माना जाए, उस ट्रैप में उसके अंदर जो जो उसने धरती पे किया उसको होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में दिखा दिया गया, और उससे कहा गया कि इसको अब इससे बेटर करने का हम आपको मौका दे रहे हैं, इसलिए आपको इस परिवार में पैदा कर रहे हैं ताकि आपको वहां पे इन चीज़ों को काम करने का मौका मिले। तो आप आसानी से रिसाइकिल हो जाते हैं। लॉ ऑफ वन आप पढ़ रहे हैं, एक जगह रा ने डायरेक्ट बोला था, ये इस बुक में नहीं आएगा। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग गैलेक्टिक फेडरेशन से कभी कभी मीट करते हैं, उस मीट में उनसे पूछा गया कि जो हमें टनल दिखाई देती है और टनल के बाद जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, क्या ये ट्रैप का हिस्सा है? उन्होंने कहा हाँ ये ट्रैप का हिस्सा है, लेकिन आप इससे बचोगे कैसे? क्योंकि हम 3rd और 4th में रहते हैं, हम इसके बाहर तो जा ही नहीं पाते। अगर हमें पता भी लग गया कि हाँ ये ट्रैप है, तो भी हम इसमें फंसे रहते हैं। उस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो सिस्टम है, जिसके थ्रू हमें प्रोजेक्ट करके दिखाते थे हमारी मेमोरीज को, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये एक खुशखबरी है। अब दूसरी बात यह है कि अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हम कैसे, जैसे हमारी जो मेमोरी है उसमें संस्कारों का बोझ बहुत गहरा है। वो संस्कारों का बोझ अभी भी हमें उसको दबा के रखता है कि हमने उसके थ्रू इवॉल्व हुए, तो क्या अगर वो ग्रेड हट गई तो क्या उसके लेसन्स भी खत्म हो गए? नहीं, हम जब इवॉल्व हो गए तो उन लेसन्स की जरूरत नहीं है, वो लेसन्स खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट। हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं जहां पे हमें रिसाइकिल ही नहीं होना। जब रिसाइकिल नहीं होना, अगर आप इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो डॉक्टर नेरुदा का 5th इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह ह्यूमन फॉर्मलेस था, वो फॉर्म में जब आ गया इस बॉडी के अंदर, असली में ये सूक्ष्म है लेकिन इस बॉडी से आइडेंटिफाइड है, तो एक तो आइडेंटिफिकेशन की बात आ गई। दूसरा, जब ये बॉडी को बार बार चेंज करना पड़ता था तो 3rd और 4th 2 डायमेंशन उन्होंने क्रिएट की, जहां पे वो जाके बॉडी को बदल के नीचे आता था। तो वो सिस्टम अगर खत्म हो रहा है, इसीलिए कर्मा का सिस्टम टूट गया। आप कर्म के सिस्टम से तो बहुत स्लो इवॉल्व हो रहे थे। अब जब इवोल्यूशन होगा, ये वर्टिकल है, एक्सपोनेंशियल है। आपकी कॉन्शियसनेस इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचते हो कि कर्म का सिस्टम खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि पाप पुण्य नहीं, हम जो मर्जी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आएगी तो आप करोगे ही नहीं, आप वननेस में जा रहे हो। जब दो हैं ही नहीं तो क्या मेरा ये हाथ इस हाथ को थोड़ी काटेगा? ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, एक साथ ग्रो हो रही हैं। सो शायद पर आपके सर सारी जैसे कि क्लियर हो गई। हाँ, पर जैसे कि हम इस थ्योरी को समझ पा रहे हैं वननेस और ये, पर अगर जो चीज रूल जो एक लागू होगा वो तो सभी के लिए होगा ना, सारे नॉर्मल बीइंग के लिए। नहीं, चेतना के जो रूल होते हैं, जो चेतना की जिस हद तक जर्नी होती है, उस हद तक की जर्नी के हिसाब से उसकी डिजायर, फियर उसकी बॉडी और उसके सेल और डीएनए में सेव होती रहती हैं, और जब वो एस्ट्रल लेवल में जाता है तो वहां पे वो उनके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो रूल सबके लिए सेम नहीं है, चेतना के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो आदमी मुक्त है उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं है, और ऐसे मुक्त लोग हैं। आपके पास चॉइस है, आप पुराने सिस्टम से, स्लो सिस्टम से जाना चाहते हो, फास्टर सिस्टम से जाना चाहते हो। ऑफ कोर्स फास्टर सिस्टम से। चॉइस आपको एक्सरसाइज बिल्कुल। करनी है। और जो भी ये चॉइस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हो, तब आप उसी एनर्जी, उसी से रेजोनेट कर रहे हो जो सजा और रिवार्ड की है। हम्म। तब आप भी उसमें बंधे हुए हो। हम्म। यहाँ पे हमें उसे फॉरगिव कर देना है, वही हार्ट के 6 वर्च्यूज का यूज करना है यहाँ पे। फर्क करना है और जानना है कि सपना है। अब मान लो आपने सपना देखा, कुछ लोगों ने खराब सपने याद होंगे, कभी कभी सपने में, मान लो सपने में सब कुछ आप हो। अगर कोई हम्म। आपको सपना याद हो, उसमें जो कुछ हो वो आपका सपना है, आपने क्रिएट किया है। उस सपने में मान लो हिरन है,
और आप शिकारी हो और आपने शिकार किया हिरन का, तो हिरन, वो धनुष और आप सब एक ही है। तो जब जाग गए तो सपने पे हंसते हैं, तब किसको सजा मिलेगी? बस जागना है। अच्छा। जो सो रहा है उसको सजा है। थैंक यू सो मच सर। तो जो भी सोलर फ्लेयर के रिगार्डिंग मैंने आपका एक सेशन सुना था पहले, और अभी चल रहा है कि सोलर फ्लेयर अभी काफी बूम पर है। मतलब अभी कुछ ग्रुप्स में मैसेजेस आए थे कि सोलर फ्लेयर, तो जो सोलर फ्लेयर की वजह से जो अनबैलेंस हो रहा है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इस जर्नी में और एज ए नॉर्मल बीइंग हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सेटल कर सकते हैं? क्योंकि सबका इफेक्ट, जैसे हम लोग आपस में भी ग्रुप पे डिस्कशन होते हैं, तो किसी न किसी रूप में सबके ऊपर आ रहा है, इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। तो कहाँ मतलब हम इसको कैसे सेटल डाउन करें या कैसे समझें? यही एंटाइम मैडनेस की तैयारी है, क्योंकि वो तो इंटेंसिव होती रहेंगी। वो और इंटेंसिव होंगी और इंटेंसिव होंगी जब तक हम शिफ्ट नहीं कर जाएंगे। वो तो हम्म। इंटेंसिव होती रहेगी। और जो जो डर की बात है, वो डर की बात, अच्छा हुआ कि अब इस बार मैं कह पाऊंगा, समय ज़्यादा निकल गया था। सोलर फ्लेयर के डर में मैंने सुना कि वहां पे मेरे ग्रुप में मैसेज आया कि वो हम अब पानी ज़्यादा पिए, हमने सुना है कि कल सोलर फ्लेयर आएगी तो हम पानी ज़्यादा यस पिए। इन यस। सब बातों से उठें। पानी ज़्यादा पिए या कम पिए, जितनी प्यास लगे सिर्फ उतना पिए, है ना? पानी आपको नहीं सोलर फ्लेयर से बचा रहा। और जो सो कॉल्ड कम्युनिटी है, बहुत छोटी है अवेकनिंग कम्युनिटी में, इसमें डर बहुत स्प्रेड करा जाता है। सोलर फ्लेयर होंगे, क्लेमेटीज आएंगी, अर्थक्वेक होगा। मैंने ऐसा, मुझसे किसी ने पूछा कि सर मुझे बताया गया है कि अब वो दिल्ली में भूकंप आएगा, तो हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग रात में 2-2 घंटे सब जागते हैं। मैंने कहा क्यों? ताकि हम जाग के बाकी अगर भूकंप आएगा तो उनको बचा लेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें कहाँ से बताया? वो हमें किसी ग्रुप में बताया है। ऐसे डरों से उठो। सारे कोस्टल एरिया में कोई बताता है कि बंबई डूब जाएगी, कोई कहेगा गुजरात डूब जाएगा। ये सारा डर जो है, हमें अपने क्रिएटर के रूप में जाना है। आप लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ वन है। हम को क्रिएटर है रियलिटी के। जब हम रियलिटी को डर में चले जाते हैं तो हम इसका क्रिएशन ऑटोमेटिकली, हम इसके क्रिएशन का हिस्सा हैं। हम कौरवों की सेना में हैं, हम अधर्म की ओर हैं। जब हम इस रियलिटी को बदलते हैं, ट्रांजिट स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, तब हम पांडवों की सेवा में, सेना में हैं, भगवान कृष्ण के साथ हैं, डिविनिटी के साथ हैं। डिविनिटी स्मूथ ट्रांजिट चाहती है। और जो डर फैलाने वाले हैं वो नोइंगली और अननोइंगली अधर्म के साथ खड़े हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? ऐसे डर फैलाने वाले ग्रुपों में ना जाएं। अगर स्टेबल इतना हो जाए कि उनकी बात ना सुने, जितना प्यास लगे उतना पानी पिए, मेडिटेशन करें। सोलर फ्लेयर अपना काम, डिवाइन का काम कर रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सर ये और जो जो होना है सिम्टम्स, वो होके रहेगा, क्योंकि सिस्टम ध्वस्त होने हैं। तो ये जो इमोशनली इम्बैलेंसिंग हो रहा है या फिजिकल लेवल पे कुछ कुछ सब लोग का कहना है, तो वो सब क्या है फिर? जो, देखिए, जिनके अंदर नीचे लाशें ज्यादा हैं, उनको वो डिटॉक्स कर रही है, सबको कर रही है। लेकिन जो अब आपकी अवेकनिंग सिम्टम पढ़ लिए, तो करा वरा कुछ नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं किया, कोई अपनी तैयारी नहीं की, हाँ मेरी तबीयत ठीक हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, मेरी अवेकनिंग हो रही है, ये सब कुछ नहीं। अपने ऊपर काम करना पूरी सीरियसनेस के साथ, और ये जानना कि हम इस धरती पे बिना कारण के इस समय यहाँ पे नहीं है। बिना कारण के ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही। अभी तो बहुत थोड़ा ही ग्रुप है। अभी तो नेक्स्ट फेज में बहुत सारे लोगों ने आना है, क्योंकि सबने असेंड होना है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन मेरा उसी बात को लेकर है कि हमने आपने बोला कि सबको असेंशन में जाएंगे सभी, तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो, और जो हमारी लाइफ में हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन, और अदर सेवा में भी मान लीजिए कि वो नहीं है, उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है, तो क्या वो भी अवेक होकर जा पाएंगे या यहीं रहेंगे? सब जाएंगे, सब और जाएंगे। कुछ थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ जल्दी जाएंगे, लेकिन सब जाएंगे। कुछ थोड़े समय के लिए फोर्थ डायमेंशन में अटक जाएंगे, जिसको मैं फोर्थ कहता हूँ, मरने के बाद वाली। उनका शरीर यहाँ पे छूट जाएगा, और कुछ समय तक उनको वहाँ पे रिहेबिलेशन आप कह सकते हो, थोड़ा समय से ज़्यादा वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद वो सबके सब जाएंगे। तो सर, अगर मेरी क्वेश्चन में मुझे एकदम क्लिक हुआ कि जैसे सभी तरह के अभी इस सेशन को सभी लोग देखेंगे,
है ना? हम एक चीज़ इसको ये ऐसे बताइए कि अ, नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा कि जब असेंशन सबका ही होना है तो फिर हम क्यों? हम क्यों करें? ये हम क्यों तामसिक बुद्धि मेडिटेट तो इसके है ना? हाँ। 3 तरह की चेतना होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो तामसिक हुँ, है वो कहती है कि फिर मुझे करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो अंधकार में है। हुँ। सबके साथ ही हो रहा है तो मुझे क्या करना है? वही ट्रैप होगी 4th में। यस। और आपके पास चॉइस है कि आप जी। फर्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो या लास्ट में, ये हुँ, आपकी चॉइस है। और जो तीसरी जो एक वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जर्मनी में एक लेडी से मिला, बहुत अच्छा स्वभाव था और बहुत समय से क्रिया योग करती हैं मेरी तरह। तो इनसे पहले जो गुरु थे वो अब नहीं है फिजिकल बॉडी में, वो बहुत बार जर्मनी में आते थे। तो मैंने कहा आप उनसे मिली थी? तो कहती नहीं मैं उनसे मिली नहीं। मैंने कहा क्यों? उस समय तो बहुत लोग मिलते थे, आप इतने सालों से कर रहे हो। तो कहती है मैंने अपने आप को वर्दी नहीं समझा इतनी पवित्र के अंदर, मेरे अंदर इतना अपराध बोध था और था। ऐसे ही आप कई लोगों के अंदर अपराध बोध है कि हम पहले लेवल पे नहीं जा सकते। नहीं, क्यों नहीं जा सकते? हम पहले लेवल पे जा सकते हैं। ये अभी तक का खेल था। इस खेल में हमने कोई भी रोल प्ले किया, डजेंट मैटर। हम जाग रहे हैं, वो सारे रोल खत्म हो रहे हैं, हम पहले लेवल पे जा सकते हैं। और जो तामसिक है वो फुट में ट्रैप हो जाएगा, तो थोड़े सर जो समय हमारे बाद करेगा। फैमिली मेंबर्स अगर डियर वंस कुछ नहीं कर रहे हैं तो अ, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अवेकनिंग बिल्कुल तो भी नहीं उनकी है, भी होनी। सबकी होनी है। और ये मेरा विचार कईयों को अच्छा नहीं लगता। मुझसे हाँ, मेरी गुरु ने कहा कि जो स्टार सीड ऊपर से आए थे इसको करने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि तुम घूमने जा रहे हो, हिमालय मान लो जा रहे हो, और वहां जाके तुमने देखा कि अरे मेरी बेटी तो घर में ही रह गई, कैसा महसूस करोगे? ये एक तरह से फेलियर है। ऊपर से स्टार सीड उतरे धरती पे असेंड करने के लिए, धरती को मुक्त कराने के लिए, और वहां जाके फेल होकर कह गए कि अरे 50% तो हो ही नहीं पाए, हम कर नहीं पाए। ये फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है। हुँ, 100% इसलिए है। असेंशन सबका होगा। यस, सबका यस। होकर रहेगा, धरती जेल से टूट के रहेगी। सिर्फ स्मूथ होगी या झटके खा के होगी, ये चॉइस हमारे पास है। डराने वाले लोग और डरने वाले लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा झटके वाला कर रहे हैं, लेकिन होगी तब भी। सर कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, मैं उनके क्वेश्चन्स ले लेती हूँ, आप कहें तो। सर कंटिन्यू कर सकते हैं ना? एस यू विश, यस यस। एक क्वेश्चन है, अगर कोई सिंपल मेडिटेशन करते हुए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब या बिजनेस करते हुए भी तन मन धन से सर्विस टू अदर, ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार, स्पिरिचुअल इवेंट्स आदि कर रहा है, पर कोई स्पेशल मेडिटेशन या क्रिया योग एक्सेट्रा नहीं कर रहा, तो उसके लिए एंड टाइम मैडनेस में कैसे निकला जाएगा? वह कैसे निकल पाएगा? देखिए, एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बार बार हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो तन हम्म, मन धन से सेवा कर रहा है, अगर उससे अभिमान पैदा हो रहा है तो वो नकारात्मक है। अगर वो सेवा कर रहा है वननेस जान के तो प्रॉफिटेबल है। अगर वो ऐसा कर रहा है, करने में ये वननेस है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस भाव से कर रहा है तो करने की जरूरत नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्रिया योग भी एक तरीका है। और इसी से लेकिन मिलती जुलती एक और बात भी है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन बिना किसी टेक्निक के कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका उन्हें रिक्वायर्ड फल नहीं मिल रहा, वांछित फल नहीं मिल पा रहा, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उन दैट केस जरूरी है कि वो किसी अच्छी टेक्निक का पालन करें। कम समय में समय को बेस्ट यूटिलाइज करना है। अब आपने इसकी ग्रेविटी समझ ली आज कि कितना सीरियस इशू है। उस इशू में जिसको करने के लिए हमें जन्मों जन्म लग जाते थे, उनको हमें थोड़े से शॉर्ट समय में करना है। तो बेस्ट जो टूल है तो उसका फिर अभ्यास करना है, ना कि हम आंखें बंद करके बैठ गए, कोई म्यूजिक ले लिया, उस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कि वो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी ही मिलावटी है कि नहीं है, या कोई खाली आंखें बंद करके नींद का झोंका लग गया, तंद्रा में आ गए और हम बड़े खुश हुए कि हमने 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया। तो कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए चॉइस है। सर अगला क्वेश्चन है कि स्टीवन एम गियर और बाकी सब जो भी इस वक्त में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि दे आर डार्क लाइट और ट्रू लाइट? क्योंकि काफी लोग उन सबको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। प्लीज एलोबरेट दिस। जो एनर्जीज हैं, एनर्जीज आपकी जहां पे हैं आप उस तरफ रेजोनेट करके अपने आप पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव
फ्रॉड हैं। वो इसलिए फ्रॉड और बड़े हैं क्योंकि इतने सारे लोग उनकी एनर्जीज ने उनको प्रोड्यूस किया है। सेम वे जो अभी तक की एनर्जीज थी जहाँ पे लाइट कम आई थी, अभी तो लाइट का एक ही प्रकाश की किरण पड़ी थी, उस तरह की एनर्जीज में डार्क एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में एक जो रिस्क है मानवता के ऊपर, अब मौका है तो मैं बोल देता हूँ, धरती को डराने के लिए एक नकली बीमारी का बहाना बना था। नेक्स्ट नकली जो एक कोशिश है जिसके बारे में बात होती है कि धरती के ऊपर ईटीज ने अटैक कर दिया है, उसकी भूमिका बनाने के लिए स्टीवन गियर और टाइप के लोग, जितने भी लोग जिनको हम कहते हैं कि वो यूफो वगैरह के बारे में, यूएफओ वगैरह के बारे में जानते हैं, वो उस डार्क एजेंडा के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो कैसे जाने? अपनी एनर्जी को रेस करें, आप रेजोनेट नहीं होंगे, आपके अंदर सब कुछ है, पूछ के आप नहीं जान सकते। और आने वाले समय में हमें स्वधर्म का पालन करने लायक चेतना बनानी है। अगर इंटरनेट टूट जाए तो आप इतने स्टेबल हो कि बिना किसी से पूछे, अब वो आपके पास पूछने थोड़ी आएंगे, तो अपने आप कि हमें क्या डिसीजन लेना है। तो एनर्जी से महसूस करें कि वो एनर्जीज आपको डराने के लिए है या अच्छी बात भी कह रही है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी 70-80% तो अच्छी बातें करते हैं, उसके बीच में जो मिलावट करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे दलाई लामा हो। तो ये अपने आप को महसूस करना है, इसलिए नहीं कि लोग कर रहे हैं। मैं दलाई लामा से मिला हूँ और सालों साल मैंने इंतजार किया, मैंने सुना बहुत पवित्र आत्मा है, तो उनसे मिलने के लिए जब मैं मिला तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़े, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसी में मैं बड़ा खुश था, इतने महान आदमी ने हाथ मेरे पकड़ लिए। बाद में मुझे जब पता लगा कि किस तरह ये लोग एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी अभी फोटोज पब्लिश हुई। और अभी सेक्स की बात हुई थी पहले, तो और मैं बताना इसी मौके में कह देता हूँ, मैं बुद्ध धर्म की टीचिंग में एक बार गया, वो एडवांस कोर्स था, मरने के ऊपर बातें, कैसे डेथ होती है और डेथ के बाद के प्रोसेस क्या होते हैं। बिगनर का वो ग्रुप नहीं था, उस ग्रुप में मुझे मौका था कि जो कोर्स कंडक्ट कर रहे थे उनसे मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकूं। तो मैंने पर्सनली उनसे कहा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें तो हाँ या ना में जवाब दें, झूठ मत बोलिएगा। तो आप कह दिए मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है, वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने सुना है कि जितने ये बुद्ध के जो मॉन्क हैं ये सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये ब्रह्मचर्य खाली दिखाते हैं, क्या ये सच है? उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है, ये सब रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और भी दलाई लामा की फोटो आई हैं, कैसे छोटे बच्चे को कह रहे थे किस करो, जीप पे किस करो एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने देखी हो तो शायद उम्र के हिसाब से माइंड का वो हिस्सा जो मेमोरी कंट्रोल खत्म हो गया और वो ये नहीं देख पाए कि वो पब्लिक में है और इस तरह उनका एक्ट हो गया। बहुत परवर्सन धर्म के नाम पे है, इन सब से मुक्त होने का समय है। तो उसी तरह के ये स्टीव गियर या इफोलॉजी वाले या माइकल सालास जो ये कहते हैं कि 4 जो सेवियर हैं, वो सेवियर वगैरह नहीं, से हम सेवियर हैं। हमें अपने आप को जागना है, तभी चेंज होगा। अपने को क्रिएटर के रोल को जानकर पूरी तरह परिस्थितियों को हाथ में लेना है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सोल कैटलिस्ट एंड एंड टाइम मैडनेस? सी, कैटलिस्ट वर ऑलवेज देयर। जो भी हमें इवॉल्व करने के लिए आप कहते थे कैटलिस्ट हैं, अभी तक रा ने बताया कि हमारे परिवार में जो लोग आते हैं क्योंकि हमने उस हिस्से पे काम नहीं किया, इसलिए वो हमारे ट्रिगर हैं। तो लेकिन एंड टाइम मैडनेस इंडिपेंडेंट ऑफ दीज ट्रिगर्स, एंड टाइम मैडनेस जो है वो ऑटोमेटिक, उसके पास सारे ट्रिगर हैं। कृपया बताएं, जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया बोल रहे हैं, क्या ये सच है? ओके। डीएनए प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है, हम उस प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। और जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उन लोगों के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, या और जो हमारी जिनको हम पैरानॉर्मल एबिलिटीज कहते थे, वो सारी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, माइंड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी प्रोसेस में है कई लोगों को। क्राउन चक्रा कैसे खोलें? अगला क्वेश्चन। नीचे के लोअर चक्र पे काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड वे में। और पहले मैं लोअर चक्र की बात कह रहा था, पता नहीं पूरी हो पाई थी कि नहीं। जो नीचे के लोअर चक्र हैं, जब एंड टाइम मैडनेस होगी तो उनकी एक्टिविटीज़ को सिर्फ कोई अगर संभाल पाएगी तो थर्ड आई। एक
तो पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड अगर खुल गई तो क्राउन चक्रा की जर्नी ज़्यादा दूर तक नहीं होती, तो वो अपने आप खुल जाएगा। सर पैरेलल में एक क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन आया था कि आई हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके क्या अगर कुछ हो गया तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू सी क्लियर। जब तक प्रश्न है ओके। तो इसका मतलब डाउट है ना। आप अच्छा। चाहते हो सिम्टम कि वहां पे वाइब्रेशन शुरू हो गई, इन सिम्टम्स में मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर आपका एक्शन और एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग है, जिसमें आप डुअलिटी को, अगर आप जीवन को डुअलिटी से हट के थर्ड आई से सिर्फ एक आंख से देखते हो, तब आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आपको पाप पुण्य नहीं दिखता, कर्म का बोझ नहीं दिखता, और आपकी कॉन्शियसनेस सबको एक डिवाइन प्ले मानती है, तब आप थर्ड से देख रहे हो। सर इसी का ही क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट, कि चिंतामणि स्टोन का प्रयोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहने वाले कैसे कर सकते हैं? शायद आपके अपार्टमेंट किसी सिस्टम से वीडियो का में। आप उसको हाँ। अपने हाथ में रखें, मेडिटेशन में अपने काम लाएं। और अगर उनका ये पर्पस था कि हमें ज़मीन में गाड़ना चाहिए, तो हम अपने अपार्टमेंट की ज़मीन में कैसे गाड़ें? आप अपने आप को संभाल लें, काफ़ी है। अर्थ को संभालने के लिए और लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका ये प्रश्न है कि अपने आप को संभाल लें, अपने हाथ में एक रख लें, दैट विल हेल्प यू। और फिर भी अगर करना चाहें तो इस समय ये मूवमेंट नहीं चल रही, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कोबरा ने एक समय में कुछ पिछले साल या कुछ महीने पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोग अपने उन एरियाज में गाड़ सकें जहाँ पे ज़रूरत है। तो उस समय उन्होंने वो इवेंट किया था। फिर भी अगर आप चाहें कि वो हाई वाइब्रेशनल स्टोन है और धरती में गड़ जाए, तो अपने घर के पास कोई जगह में गाड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना। तो आप और अर्थ एक ही हैं, आप अपनी बढ़ा लेंगे, अर्थ की अपने आप बढ़ जाएगी। सर अगला क्वेश्चन पुनः कर्मा को लेकर है कि कर्मा की वजह से सब अमीर गरीब, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग हैं। कर्मा खत्म का मीनिंग, इवेंट होगा तो सभी लोग अर्थ से जाएंगे, तो अर्थ पर क्या होगा? सब कुछ फिनिश हो जाएगा और हम सब दूसरे ग्रह पर इकट्ठे होंगे क्या? भविष्य ये कहाँ का सब अच्छा होगा, अर्थ का या कहीं और का? ये बहुत बिगनर प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये भी ग्रुप के वो नहीं, अभी इन्होंने कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं समझा है। कहीं कोई नहीं जा रहा। अर्थ की कॉन्शियसनेस, अभी की कॉन्शियसनेस ने इस तरह की रियलिटी प्रोजेक्ट की है। ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। जो न्यू कॉन्शियसनेस आ रही है, उस कॉन्शियसनेस में वननेस, इक्वेलिटी ऑटोमेटिक उसका लक्षण है। डुअलिटी वहां पर नहीं है। तो वो अर्थ पे ही प्रकट हो रही है, और किसी ने कहीं नहीं जाना। सिर्फ पुराने सिस्टम, जैसे पुराना मकान या महल ध्वस्त होके नया बनता है, ऐसा हो रहा है यही इसी अर्थ पे। रिकंस्ट्रक्शन जैसा काम। रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जिनको नहीं पता, जब वो गिराने के लिए बुलडोजर आ चुका है और वो गिरेगा, और उनको लगेगा कि अब हम कहाँ, सर से छत हट गई, ये एंड टाइम मैडनेस है। उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि बहुत सुंदर, इससे भी अच्छा बन रहा है। तो अनिश्चितता है, डर है, फियर है। इसके बियॉन्ड वो है, डायमेंशन अवेलेबल है। या सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, जरूर। ओके, प्रणाम प्रवीण जी, एंड थैंक यू आज के सारे इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत 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 यूजफुल थे सारे ही इंफॉर्मेशन, एंड आई ओपनर एज वेल। सो मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मेरे माइंड में अभी आ रहा था, कि जैसे एंड टाइम मैडनेस के लिए आपने जो सलाह दिया है कि हमें करना क्या है, तो उसमें मेनली फोकस करना है अपने आप के इवॉल्व होने पर, और हमें अपना कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने पर फोकस करना है। सो मेरा सवाल ये है कि लाइक अगर हम इस पर काम कर रहे हैं अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए और इवॉल्व होने पर, तो क्या हमें सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचना है और अपनी ही जर्नी के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है? तो like we always think about like doing something for myself and doing something for others as well. So यहाँ others वाली बात नहीं है, like in a way if we want to collective consciousness अपने आप हो रहा है and हमारा contribution है, वो सही है। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या इसका हाँ। मतलब ये तो नहीं कि हम स्वार्थी हैं, राइट? या नहीं, और कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या ये सही रहा है कि सिर्फ हम अपने ऊपर ही काम करें, अगर साथ में लाइक अदर्स के बारे में फिर
कैसे सोच सकते हैं? अदर देन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात समझ में आती है कि हम अपने पर काम कर रहे हैं, सो वी आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग इन दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बट इज दैट ओके? दैट इज माय क्वेश्चन। इट इज वेरी मच ओके, क्योंकि ये Okay. वर्ल्ड जो जगत है ये आपकी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। Okay. सिर्फ आप ही हो और आपका जैसे सपना है ये उसका प्रोजेक्शन है, और आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पिछले 1000 साल की मान लो जो हमारी सभ्यता है, इसमें 1000 साल में मैंने सुना है कि 5000 युद्ध हुए हैं, हर साल 5। उसकी मेमोरी, फियर की मेमोरी, डर की मेमोरी उस कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड में सेव है। जब आप Okay. इवॉल्व होती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकती हैं। वहाँ पे Okay. इसके बदले जब आप फियर के बदले प्रेम की एनर्जी डालेंगे तो आने वाला समय प्रेम पे आधारित होगा। तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अपने आप में ये एक कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो मेरे कॉन्शियसनेस से अपने आप वो काम हो रहा है। यस। ओके, थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है, बट चैट में है क्वेश्चन, 2 लोगों ने पूछा है कि मेडिटेशन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या मैं आनापानसती कर रही हूँ तो उससे इवॉल्व हो जाऊंगी क्या? ऐसे क्वेश्चन है, तो प्लीज सर आप अपने हिसाब से, मतलब आप बेटर वे में इसको रिप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मैंने जब शुरुआत की तो मैं भी लोगों की तरह भटकता था कि क्या करना है। तो विपासना गया, तो विपासना में पहले 3 दिन आनापाना मेडिटेशन कराया गया, उसके बाद विपासना टेक्निक दी गई। उसके बाद मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा, सदगुरु जग्गी वासुदेव, बुद्ध धर्म और फाइनली क्रिया योग मेरे पास पहुंचा। क्रिया योग के बाद मैंने देखना बंद कर दिया और क्रिया योग का प्रैक्टिस की। आनापाना अगर वही आनापाना है जो विपासना में पहले 3 दिन कराई जाती है, सिर्फ सांस को, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, मेरी नज़रों में वो बहुत बेसिक टेक्निक है। कुछ ना करने से अच्छा है, लेकिन अगर इससे अच्छी टेक्निक अवेलेबल है तो उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। फिर भी इंडिविजुअल जर्नी, मैंने पहले कहा था कि कोई नहीं मेडिटेशन करता वो भी इवॉल्व हो सकता है। टूल है और एक इफेक्टिव टूल अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उस टूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर आई होप उनको उनका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सर। और भी कोई है तो हैंड रेज और करेंगे। अगर क्रिया योग का अभ्यास करना है तो क्रिया योग ऑथेंटिक करें। जहां महातार बाबा जी ने जो क्रिया योग की टेक्निक दी है, अनेक जगह वो टेक्निक बदल दी गई है। श्री श्री रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया कहा, जग्गी वासुदेव ने इनर इंजीनियरिंग इंग्लिश में बोला और हिंदी में ईशा क्रिया बोला, और बहुत जगह योगी सत्यम भी क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया नहीं है, असली क्रिया का अभ्यास करें। सर ओके सर, थैंक यू जी। नमस्कार सर, आत्मवंदन सर। मेरा सौभाग्य आपसे बात कर रही हूँ दूसरी बार। सर मेरा क्वेश्चन असल में किसी और ने पूछा है कि जैसे आपने कहा कि बैंक कोलैप्स हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, तो उनका ये है कि जो हार्ड अर्न मनी है, सेव किया है बहुत मुश्किलों से, उसका बेस्ट यूज कैसे करें फिर हम? या तो क्या बार्टर सिस्टम आएगा, कि इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें आप। ये सिस्टम क्या आएगा या उसका वो बेस्ट यूज कैसे करें, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, तो दोनों बता दीजिए। देखिए, बेस्ट यूज तो करने के लिए आपको जरा सा एग्जाम्पल देके बताऊं कि लोग सुनते हैं, असेंशन की बातें करते हैं, फिर भी आज ये क्वेश्चन नहीं आया। नहीं तो लोग कहते हैं कि क्रिया योग सिखाने के लिए जो थोड़ी सी फीस ली जाती है, स्पिरिचुअल आदमी फीस क्यों ले रहा है। इस हद तक मानसिकता है कि स्पिरिचुअल आदमी को गरीबी के रूप में रहना चाहिए, या स्पिरिचुअल आदमी को जब आप फीस नहीं दे सकते तो आप कैसे इसका यूज कर पाएंगे। इसीलिए आपने संग्रह करके उसको अपने बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इनसिक्योरिटी में जीतती है। उसको ये डर है कि आने वाले समय में कभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो संभाल के रखता है। अपने हार्ड अर्न्ड मनी को अभी के जरूरतों पे नहीं खर्च करता और बाद के लिए बचा के रखता है। कई डर जो हैं हमारे अकारण हैं। थोड़ा सा देखें, समाज में सारे पंछी, पेड़ पौधे, जानवरों को खाना मिलता है तो हमें भी मिलेगा। कोई ऐसा कारण नहीं है, डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सिस्टम नए सिस्टम की लाने की तैयारी है, इक्वेलिटी को लाने के लिए है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इनइक्वेलिटी में जी रही है। भारत में 9 लोगों के पास 50% वेल्थ है। स्टैटिस्टिकली ये डाटा है, कोई बड़ी हुई बात, बढ़ाने की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि इन 9 लोगों ने संग्रह करा हुआ है ना। दुर्योधन की तरह उनसे कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, वो 9 लोग देना नहीं चाहते, इसलिए ये सिस्टम कोलैप्स होंगे। ये बैंकिंग सिस्टम भी उसी का हिस्सा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, खराब न्यूज़ नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर युग परिवर्तन से रेजोनेट करते हैं तो डरने की बात नहीं है। रेजोनेट नहीं करते, इनसिक्योरिटी में जीना चाहते हैं और मेरी मनी रह जाए, बैंक क्यों कोलैप्स हो रहे हैं, तो आपके लिए बाधा है, तो उसके लिए इनर वर्क है। कौन सा सिस्टम आएगा?
ट्रांजिट पीरियड में कोई एक ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें पैसे के रूप में किसी चीज का लेन देन होगा बीच के हिस्से में थोड़े समय के लिए। फाइनली, क्योंकि एक जनरेशन तक लग सकता है फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस को स्टैब्लिश होने में। इवेंट के बाद पुराना सारा ध्वस्त, 1-2 साल का समय, कुछ नए सिस्टम बनना, उन सिस्टम को स्टैब्लिश होने में 1 जनरेशन तक का समय लग सकता है। उस शुरू के पीरियड में कोई एक सिस्टम होगा जिसमें इक्वलिटी आ जाएगी और लोग उसको यूज करेंगे उस सिस्टम को। फाइनली देयर विल बी नो मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो पाषाण युग की बात हो गई कि पहले हम एक्सचेंज करते थे, गेहूं के बदले तेल लेते थे। वो थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स थी। थर्ड डायमेंशन में ऐसा होता था। हम नेक्स्ट लेवल के कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। अधिकांश लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में इस मैट्रिक्स में डाला हुआ है कि बहुत मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। तो वो सोचते हैं कि कोई मेहनत क्यों करेगा जब सबको बराबर मिल जाएगा। ये उस पुरानी सोच का हिस्सा है जिसमें हम सोचते हैं कि मेहनत तभी कोई करता है क्योंकि उसे रोटी कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं, वो सिस्टम इक्वलिटी पे बेस्ड है। वहां पे शायद जॉब ही ना हो, कोई किसी को जॉब करने, अगर आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने लगे तो किस नौकरी की जरूरत पड़ेगी? Got it? That is all together beyond, हम इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता हमारा माइंड। इसके बाद की बात है। तो सर मतलब बेस्ट यूज अभी क्या हो सकता है? दान या कहीं अच्छे कामों में उस पैसा को लगा के भूल जाना? यस, है ना। जैसे अब दान के साथ अभिमान आ गया। एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट नहीं इंपॉर्टेंट। दानवीर कर्ण भी था, लेकिन अगर करना चाहते हैं, मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने जो खुशियां वो नहीं ले पाए क्योंकि हार्ड अर्ड मनी को बैंक में दबा के रखा, उसको एंजॉय करें। थर्ड डायमेंशन की हीरा खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदा, खरीद के एंजॉय करिए, फ्री हो जाइए अपनी इच्छाओं से। ओके अब मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, मूवमेंट को सपोर्ट कर दीजिए। आपको बताऊं, मेरा जो चैनल है अभी 1 साल से, उसमें अब मैंने वहां पे लिख के आता है कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली। लोगों के कमेंट आए कि अब आप भी कमर्शियल हो गए हो। पहले तो आप फ्री में नॉलेज देते थे, अब आप सिर्फ खाली लिख के आता है और सब लोग सुन लें कि मुझे जरूरत नहीं है। आपके अंदर एप्रिसिएशन विकसित हो, इसके लिए सिर्फ एक मौका है। और एप्रिसिएशन का सबसे लोएस्ट फॉर्म है कि आप किसी को पैसे दे दें, है ना, सबसे लोएस्ट फॉर्म ये एप्रिसिएशन की। लेकिन फिर भी ना से तो है कि जिंदगी भर लेते रहे, उसके बदले एक हमें मौका है हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एप्रिसिएशन हमारा हार्ट की एक वर्च्यू है। हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्रिया फ्री में सीखना चाहते हैं, नॉलेज फ्री में लेना चाहते हैं। इस अपनी मनी को इसके लिए यूज कर सकते हैं जो लोग चाहें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा पर्सनल भी है और मेरे दोस्तों का भी है ये क्वेश्चन। जैसे लोग अनमैरिड हैं और धरती इवॉल्व हो रही है, तो ना इसमें ना फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। तो जैसे हमारी सेक्सुअल नीड है और हम अनमैरिड हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करें? बाकी जैसे सेल्फ लव है, ये तो हम कर लेते हैं खुद के साथ, लेकिन ये सारी नीड्स को कैसे फुलफिल करें? इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की। एक ताबू टॉपिक है, इस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे मुक्त होंगे, है ना। अपराध भाव से ऊपर हटके, भोग भाव से ऊपर हटके, दिव्य भाव के साथ प्रेम को अगर कुछ किया जा सकता है, असल में जो हमारा शादी के बाद होता है वो प्रेम नहीं है। इतने दुख की बात है कि हमारा एक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है और हम ये मान के रखते हैं कि अगर हम कुत्ता भी घर में पालेंगे तो उससे कुछ समय साथ रहेंगे तो प्रेम हो जाएगा। जरूरी नहीं है। 2 फिजिकल बॉडी, 2 इमोशनल बॉडी, 2 मेंटल अलग अलग तरह का स्टेटस, 2 स्पिरिचुअल बॉडी, बिना जान पहचान के, सिर्फ इस कारण से फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, मेरी जिंदगी फाइनेंशियल सिक्योर रहेगी कि नहीं, अपने स्टेटस में, अपने धर्म में जब हम ढूंढ के शादी करते हैं तो उसमें प्रेम प्रकट हो कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग, आपने तो ये पूछा सेक्सुअल डिजायर को कैसा पूरा करें, अगर इसके बिना जो लोग प्रेम करती है, यंग जनरेशन, वो बिना माइंड को यूज करे प्रेम करती है, वो प्रेम है। और अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर को आप पूरा करना चाहते हैं तो अपराध भाव नुकसानदायक है, ना कि एक्ट।
ओके शेम सर, और गिल्ट। क्योंकि सर इसके कारण ना बहुत सारे मूड में स्विंग होते हैं और कंफर्टेबल नहीं लगता है, इरिटेशन सा फील होता है। तो वही इसको कैसे बैलेंस करने के लिए वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, थैंक यू सर। जी, मैं कमल बंसल बोल रही हूँ सर। एक क्वेश्चन हाँ है जी। मेरा। मैं बहुत पहले, अभी मेरी एज 67 है, तो मैं आज से मुझे याद नहीं 25 साल पहले या 30 साल पहले जो ब्लिस की बोलते हैं, मुझे ब्लिस की फीलिंग आती थी। तो उसके बाद 2-3 बार बहुत ब्लिस की फील आई है, जैसे हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना, तो किसी को भी आप प्रेम करते हैं, आप सिर्फ प्रेम देखते हैं। मेरे साथ हो चुका है। तब मेरी एज यंग थी, तो मेरे को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि मैं विडो भी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी एक बार फिर ऐसी ब्लिस फील मतलब मेरे को हुई जिंदगी में। लेकिन अभी सर मैंने आपसे वो जो अभी मुझे वो ब्लिस का फीलिंग नहीं आता। वो मेरे को याद है, वो बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, सारी दुनिया एक थी, सब मीठे उससे थे, अच्छा सब कुछ नहीं हो प्यारे सकता। थे। जी, धरती पर उससे अच्छा कोई और अनुभव नहीं हो सकता सच में ब्लिस मुझे से। उससे ज्यादा स्वीट अभी तक दुनिया में कुछ नहीं मिला। लेकिन वो अभी भी नहीं क्या हो सकता। गया सर, कि अभी मुझे वो तो नहीं होता, लेकिन मैं थर्ड आई वाली बात आपसे पहले भी पूछी थी, वो थर्ड आई वाला मेरा होता है कि मुझे वाइब्रेशन, अभी तो मेरे को समझ आती है, लोगों की बातें सुनती हूँ, वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज करना। तो मेरे पास तो अभी सिर्फ वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। जी, अगर आपने एक बार रास्ता देखा है तो दोबारा प्रकट होना आसान है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, उन्हें पहली बार पता ही लगेगा कैसे होती है। और हम जी, आने वाले समय में जो यहाँ से जो एनर्जीज़ है उसका 2 ही काम है, या तो ब्लिस बढ़ाएगी, जो आपके अंदर है उसको बढ़ाएगी। ब्लिस है तो ब्लिस बढ़ाएगी, अगर डर है तो एंड टाइम मैडनेस बढ़ाएगी। तो ब्लिस है आपके अंदर तो बढ़ेगी, आपको अनुभव तो वो होगा। ब्लिस अभी फील नहीं होती जी। होगी, फिर अगर कहीं खो गई है, कोई चीज़ आपके पास थी, खो गई है, तो उसको बस थोड़ा-सा ढूँढना है, कहाँ रख दी आपने, जी, कहाँ आपने जी, दबा दी, क्या समाज ने आपको जो आपके एक्सप्रेशंस थे, समाज नहीं समझ पाया। आज से 30 साल पहले जी, का जी, समाज बहुत मेरे घर बहुत वाले लोग दूरदर्शी ही में नहीं था। समझ पाते थे। यस, तो उसकी वजह से आपने समाज के नियमों के चलने के हिसाब से उसको इतना नीचे दबा दिया कि वो दोबारा उसको ऊपर लाने में भी समय लग रहा है। हम सब ने अपने इमोशंस के ऊपर वो लगा रखी है वेंटिल, तो अब वेंटिल एकदम से नहीं, हटेगी 2 फिश। बार आई जी, दोबारा भी आई, लेकिन हुँ, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अभी आएगी तो फिर आएगी। तो ये जो वाइब्रेशन है, तो मैं इसी से मुझे ये इस वाइब्रेशन नहीं, से ज्यादा मुझे वो ब्लिस मीठी लगती है। हाँ, ब्लिस आएगी, ब्लिस तो सबसे अच्छी है और ब्लिस के लिए काम करती रहिए। इंटेंशन जी, डालिए कि मैं जो मेरे अंदर था, वो दोबारा जी, प्रकट हो। जी, जी, थैंक यू सर, प्रणाम।